नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2017 में पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चंस आए थे उनको आपके साथ साझा करेंगे और उनसे संबंधित कुछ एडिशनल तथ्य भी आपके साथ साझा किए जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण के मापन से संबंधित जो हमारे यहाँ पर सबसे मेन एजेंसी है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था ये कब बना था, देखते हैं इसके बारे में कुछ और एडिशनल तथ्य। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो था वह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। कब इसका गठन किया गया था? सितंबर 1974 में। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। इसके बाद क्या हुआ? वायु गुणवत्ता प्रबोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम की स्थापना वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने तथा उद्योगों और अन्य स्रोतों के प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रखने के उद्देश्य से की गई है। यह ये जो संस्था है यह औद्योगिक स्थापना तथा शहरों की योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की पृष्ठभूमि भी उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? जो हमने ये महत्वपूर्ण संस्था पढ़ी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है इसमें एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, और ये कहाँ पर है, कौन से देश में आता है? इक्वाडोर में आता है। यानी कि कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित एक ज्वालामुखी है। इसके साथ साथ कुछ और तथ्य देखिए। माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ये तिब्बत की सांगपो नदी है इसको भारत में यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? गंगा, यमुना, सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। कुछ और एडिशनल तथ्य देखिए इसके बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन के तिब्बत क्षेत्र एवं बांग्लादेश से प्रवाहित होती है और ये फिर अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि अक्षेत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? घास भूमि अक्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं हम मांसाहारी। अब ये आपको एक जो घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो खाद्य जाल बनता है उसका यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, और सबसे नीचे होते हैं अपघटक। सबसे नीचे कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। ये खाद्य जाल है जो घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र का एक सामान्य यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। और प्राथमिक उपभोक्ताओं में कौन कौन? सबसे पहले उत्पादक की अगर बात करें तो यहाँ पर पौधे, वनस्पति, घास। फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं में जो घास के मैदान में मेनली आप देख लीजिए, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, ये ग्रासोपर हो गया यानी टिड्डा हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता में जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गए। तृतीयक उपभोक्ता में जैसे बाज हो गया, और तृतीयक उपभोक्ता में जैसे अपघटक भी तृतीयक उपभोक्ता में ही आ जाते हैं। ये क्या है? ये घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र का सामान्य खाद्य जाल है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 125, वायुमंडल का प्रमुख स्तर
जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो क्या है? जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो क्या है? तो इसमें अक्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता है अक्षोभ मंडल। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न जो परतें होती हैं उनका क्रम इस तरह से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन आता है? अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल और इसके बाद आता है आयन मंडल। अगर और कुछ एडिशनल तथ्यों की बात करें, अक्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। फिर समताप मंडल जो है 12.5 किलोमीटर। फिर मध्य मंडल जो होता है वो 50 से 80 किलोमीटर की उसकी हाइट होती है। आयन मंडल जो होता है वो 80 से 640 किलोमीटर उसकी हाइट होती है। और एक होता है बहिर्मंडल जो 640 किलोमीटर से ऊपर का एरिया है या ऊपर का स्थान है। वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर की जो सारी जगह है वो सब बहिर्मंडल में ही आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। और जो स्थायी सदस्य हैं ये तो इसमें तब से ही बने आ रहे हैं जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। और कुछ एडिशनल तथ्य भी देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी तथा चीन, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर असम में कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया, जबकि वर्ष 1979 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। ये एडिशनल तथ्य भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र में समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। कोयला, खनिज तेल, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि सभी सौर ऊर्जा के परिवर्तित रूप ही हैं। परंतु वर्तमान युग में मुख्यतः कोयला, खनिज तेल तथा जल विद्युत को ही ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध है। तो जो एगमार्क होता है ये किससे संबंधित होता है? ये गुणवत्ता से संबंधित होता है। एगमार्क जो है भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि संबंधी विभिन्न उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए निर्धारित किया गया है। एगमार्क प्रमाणीकरण आयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करके उनके स्तर के अनुरूप विभिन्न श्रेणियां प्रदान करता है। एगमार्क उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ के चयन में सहायता करता है। विभिन्न श्रेणियों के आधार पर ही उपभोक्ता को पदार्थ की गुणवत्ता का ज्ञान होता है। तो एगमार्क किससे संबंधित है? पदार्थ की गुणवत्ता से संबंधित ये एक तरह का क्या है? एक तरह का सर्टिफिकेट समझ लिए, प्रमाणीकरण जो है एक तरह से ये एगमार्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषण होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अब कुछ और इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल जान लीजिए। आर्सेनिक जो क्या होता है, एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है, ये आपको याद रखना है। आर्सेनिक क्या है? एक उपधातु है। इसका न तो कोई गंध होती है ना ही इसका कोई स्वाद होता है। और क्या, ये जमीन के सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम आदि में जल प्रदूषण आर्सेनिक की वजह से ही ज़्यादा है। इन सभी राज्यों में सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम
पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1972 में। कुछ एडिशनल तथ्य देखिए, भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन तथा उससे व्युत्पन्न अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। इस अधिनियम को वर्ष 2003 में संशोधित करते हुए कानून के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना अधिक कठोर बना दिया गया। तो आपको क्या याद रखना है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनने की जो क्रिया होती है उसको हम किण्वन कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं, यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाते हैं। जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस लेलैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस सम्मिलित होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन कहलाती है। और आपको एक और याद रखना है, मेनली लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया होता है वो दही में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ये यहाँ पर जर्मनी, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या फिर यूएसएसआर। तो जो यूएसएसआर है या फिर रूस है, दोनों में अगर कोई सा भी ऑप्शन आता है, रूस आता या फिर यूएसएसआर आता, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप लगाते सही होता। अगर दोनों ऑप्शन दोनों दिए गए हैं, एक यूएसएसआर भी दिया गया है और रूस भी दिया गया है, और ऑप्शन में ये भी लिखा है कि उपयुक्त दोनों सही हैं, या तो उपयुक्त दोनों, तो आप दोनों को लगाते, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो वर्ष 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4 कै, जिसमें मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग 4 कै में है। और इसी मूल कर्तव्य शीर्षक से जो है एक नया अध्याय जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान यानी कि पूर्व यूएसएसआर से लिया गया है। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है, लेकिन जब ये जोड़े गए थे तब ये 10 मूल कर्तव्य थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, और या फिर ये पश्चिमी तारे को। तो जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी तारे को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बारे में कुछ और एडिशनल तथ्य आप देख लीजिए। जो ध्रुव तारा है वो वास्तव में उत्तरी ध्रुव के बारे में ही संकेत करता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। इस धुरी का एक सिरा दक्षिणी ध्रुव है और दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव है। अगर इस धुरी से एक समांतर रेखा खींची जाए तो वह ध्रुव तारे तक जाएगी। यही कारण है कि ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है और उत्तरी आकाश के सभी तारे इसके चारों ओर घूमते नजर आते हैं। इसी कारण उत्तरी तारा भी, इसे हम जो है उत्तरी तारा भी कहते हैं। हालांकि ध्रुव तारा पृथ्वी से कोई 431 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन अत्यधिक चमकदार होने के कारण इसे आसानी से देखा जाता है। तो ये जो ध्रुव तारा है ये नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, आपको याद रखना है, यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ रहता है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये जो है 1973 में प्रारंभ किया गया था। वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन हेतु राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसके जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फूलों की घाटी अवस्थित कहाँ है?
तो जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्यान को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206 हड्डी एक वयस्क मनुष्य में होती हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। सबसे छोटे आकार की हड्डी जो होती है वो कान में होती है, और सबसे बड़े आकार की हड्डी जो होती है वो जांघ में होती है। ठीक है, कान में जो हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपीज, और जो जांघ में हड्डी पाई जाती है उसको फीमर कहते हैं। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन में और देख लीजिए, जैसे न्यूयॉर्क है, सिडनी है, नागासाकी है, तो इनमें से सिर्फ ऑप्शन सी सही है। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। इसके बारे में कुछ और एडिशनल तथ्य आप देख लीजिए। ग्रीन पीस एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी कि एम्स्टर्डम कहाँ पर स्थित है? ये नीदरलैंड में स्थित है, इसमें है। इसके अलावा 55 से अधिक देशों में 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय और अक्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस संगठन की स्थापना 1971 में कनाडा में हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खाली जगह है का ऑक्सीकरण और फिर खाली जगह है का अपचयन होता है। तो किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है जल का तो होता है ऑक्सीकरण, और NADP ये एक केमिकल है, इसका होता है अपचयन। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और एडिशनल तथ्य, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O। प्रकाश की उपस्थिति होगी और क्लोरोफिल होगा, तो क्या क्या बनेंगे? C6H12O6 प्लस जल बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगी। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का तो ऑक्सीकरण होता है तथा NADP का अपचयन होता है, यानी कि रिडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ये बताना है क्या सत्य नहीं है। तो देखते हैं क्या सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए LPG जो है, LPG गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भरा जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल मरकैप्टेन मिला दिया जाता है, ताकि इसके रिसाव की जो गंध होती है उसको आसानी से पहचाना जा सके। तो ये बताना है इनमें से क्या सही नहीं है। देखिए मीथेन का उत्सर्जन करने वाला ये नहीं होता है, ये स्वच्छ ईंधन भी है, इसका ऊंचे ऊष्मीय मान जो है बहुत उच्च होता है, और ये नीले ज्वाला के साथ जलता भी है। आपने अपने घरों में रसोई में जब गैस सिलेंडर से आप चलाते हैं चूल्हे को, तब आपने देखा होगा कि वो नीली ज्वाला के साथ जलता है। ये तथ्य सही है, सिर्फ गलत यही है इसमें कि यह मीथेन का उत्सर्जन करने वाला होता है, ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये रचना किसकी है? तो ये जो है चार्ल्स डार्विन जो थे उनकी रचना है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति रचना चार्ल्स डार्विन की है। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 142, ये है मकर रेखा क्या होती है? तो मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री, यहाँ पर लिखा है सिर्फ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और फिर 23.5 डिग्री और सिर्फ 23 डिग्री साउथ, सिर्फ ये लिखा है। तो जो हमारी एक तो होती है कर्क रेखा, एक होती है मकर रेखा। एक बार देख लीजिए, ये हमारा ग्लोब है, मान लीजिए बीच की जो लाइन होती है ये तो हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होती है वो होती है कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ में जो होती है वो होती है मकर रेखा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। मकर रेखा
दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री साउथ में होती है। ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है, और हेग जो है नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है हेग में है, और ये जो संस्था है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य न्यायिक अंग है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको अपनाया गया था। कुछ एडिशनल तथ्य देखिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इस राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो पुष्कर मेला है इसको कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो है हमारा अजमेर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित किया जाता है। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर अवस्थित है। अगर ये कहा जाए कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है अजमेर में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। अजमेर में कहाँ पर जो पुष्कर है, पुष्कर में ही जो है वहीं पर अजमेर में ही ये ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सर्वाधिक हानिकारक है? तो इनमें से कौन सी किरणें सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं? यूवी ए, यूवी बी या फिर यूवी सी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वैसे तो जो यूवी सी होती हैं ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पराबैंगनी किरणों में यूवी ए तथा यूवी बी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, जिसमें यूवी ए कम हानिकारक जबकि यूवी बी अधिक हानिकारक होती है। और जो यूवी बी हैं वे त्वचा कैंसर जो हैं इनको बना सकती हैं, शरीर के अंदर त्वचा कैंसर हो सकता है यूवी बी की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें यूवी सी की, जो यूवी सी होती है ये व्यक्तियों द्वारा कृत्रिम तरीके से, जैसे कार्बन, लोहा या अन्य धातुओं के विद्युत आर्क, मरकरी वेपर लैंप आदि से प्राप्त होती हैं। सबसे अधिक खतरनाक यही होती है यूवी सी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 को, निम्नलिखित में से कौन कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ये बताना है हमें, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस या फिर कवक? तो इसका जो सही आंसर है, आंसर तो इसका है कवक। अब देखते हैं ये कैसे है। कवक जो है जैवमंडल का जैविक घटक है, न कि अजैविक। पहले तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर पूछा था कौन सा अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब जैविक घटक है, तो जैविक घटक सिर्फ कवक है। ठीक है। जो शेष तीनों घटक यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस, ये तीनों के तीनों अजैविक घटक हैं, क्योंकि अजैविक घटक जो होते हैं इनमें पानी, हवा, मिट्टी, धूप और खनिज आते हैं जो कि प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि जैविक घटक जो होते हैं ये प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। ये हमारा 148वां क्वेश्चन है। गिर शेर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये गुजरात में है। इसके बारे में कुछ एडिशनल तथ्य देखिए। गिर शेर परियोजना, गिर लायन प्रोजेक्ट गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है। यह एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो आपको ये याद रखना है, गुजरात में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। क्वेश्चन नंबर 149 है, क्या है? WWF से क्या आशय है? तो WWF क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है इसको हम WWF कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसको WWF कहते हैं। इसके बारे में कुछ और एडिशनल तथ्य देख लीजिए। WWF जो होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, इसको विश्व वन्य जीव कोष भी कहते हैं, जिसे अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इस नाम से अब इसको जाना जाता है। प्रकृति संरक्षण हेतु इस संस्था का गठन वर्ष 1961 में हुआ था, और उसी वर्ष इसका जो पंजीकरण एक परोपकारी संस्था के रूप में हुआ था। यह संस्था पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी मामलों पर कार्य करती है। किस किस पर कार्य करती है? पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी मामलों पर यह कार्य करती है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उनमें सिर्फ 150वां क्वेश्चन लास्ट है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है। तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसमें कुछ एडिशनल तथ्य देखिए, गंगा भारत में प्रवाह की लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए, इसकी लंबाई 2415 किलोमीटर है कुल मिलाकर के। इसकी दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर गंगोत्री हिमानी गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है वहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने पर्यावरण के जो यूपी टेट 2017 में 30 क्वेश्चन आए थे आपके सामने उनको चर्चा की है, आपसे साझा किया है। और इसी वीडियो में हमने इन क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य एडिशनल तथ्य भी आपके साथ में साझा किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।